जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर जो पढ़ा था हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में, उसमें आईपीएससी नेमिंग का टॉपिक पढ़ लिया था और एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.1, 10.2 और 10.3 और आपके डाउट्स क्लियर कर दिए थे। एक दो बच्चों के कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं, वो मैं ज़रा सा डिस्कस कर दूँ। उसके बाद फिर हम लोग आइसोमेरिज्म पे जाएंगे टॉपिक पे। हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म से 10 ईयर सॉल्व में पूछे गए हैं, उस पर डिस्कशन कर लेंगे और फिर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो एक क्वेश्चन है कि बेंजीन है, बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक, तो जनरल नेम वैसे आईपीएससी नेम लिखना हो तो बहुत इजी है। पोजीशन आप जानते हो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। देखिए 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का आपको कॉमन नेम देखना है तो चीज़ों को अगर आप देखिए तो ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। सिम मतलब होता है सिमेट्रिकल। कॉमन नेम में क्या करते हैं, सिमेट्रिकल वर्ड। तो सिमेट्रिकल वर्डिंग पूरे बेंजीन में हमेशा 1 3 5 पोजीशन पे ही बनती है। किसे बनती है? 1 3 5 पोजीशन पे ही बनती है। ठीक है, तो इसका नाम और क्या हो सकता है? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। वहाँ सिम का फुल फॉर्म है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हो गया, आप इसको चाहे यहाँ से क्रॉस करिए, इसको आप चाहे यहाँ से कट करिए, चाहे यहाँ से कट करिए, इक्वल पार्ट में, इक्वल टू हाफ में डिवाइड होगा नहीं होगा? साफ साफ देखिए, अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे इधर 2 ब्रोमीन, इधर 1 ब्रोमीन, इधर से डिवाइड करेंगे इधर 2 ब्रोमीन और यहाँ 1 ब्रोमीन, इसको इधर से डिवाइड करेंगे इधर 2 ब्रोमीन, और पोजीशन उनकी देखिए ये 1 3 रहेगी, इसकी 1 3 रहेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जब कॉमन नेम लिखना होगा तो मेटा पोजीशन, अगर वैसे देखा जाए ये तीनों मेटा पोजीशन पे है। 1 3 5 पोजीशन को मेटा पोजीशन मैंने आपको बताया था। तो जो मेटा पोजीशन होती है उसको जब कॉमन फॉर्म लिखते हैं तो उसका वर्डिंग यूज करते हैं सिम। तो सिम का मतलब होता है सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल। इसके अलावा कभी कभी पैरा पोजीशन भी होती है। तो पैरा पोजीशन होगी तो लिखा होगा सिम डाइब्रोमोबेंजीन। तो सिम डाइब्रोमोबेंजीन सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन हो सकती है और कोई नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे कैसे सर? आप जरा 1 2 पोजीशन पे रख के देख लो, कभी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक, लेकिन सिम पैरा का मतलब ये हो गया कि सर ये पोजीशन हो गई, आप इसको इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो या तो सिम पैरा पोजीशन होगा तो सिम डाइब्रोमोबेंजीन होगा, अगर मेटा होगा तीनों पोजीशन पे तो बोला जाएगा सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? तो ये कॉमन नेम पूछा गया, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, किसी बच्चे ने पूछा था, तो इसलिए इसको जान लीजिए। क्लियर है कि सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? सिम का मतलब सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल का मतलब आप समझ सकते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं, और मैथ में भी सिमेट्री पढ़ते हैं, मैथ में भी सिमेट्री आती है। तो सिमेट्री वर्ड का मतलब जानना जरूरी है। सिमेट्री का मतलब कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया सके, तो ये सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्लियर है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स। आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। देखिए प्रीवियस ईयर आप 10 ईयर सॉल्व खोलोगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि C5H11Br, क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। C5H11Br, इसके आइसोमर्स बनाइए और आइसोमर्स बनाने के बाद आपको उसका आईपीएससी नेम फाइंड आउट करना है
और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। इतना फाइंड आउट करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br, नेम ईच आइसोमर as according to the IPAC name and classify them as primary, secondary and tertiary bromide। ठीक है, मतलब कहने का 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन का 3 मार्क्स प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है किसका, C5H11Br। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में जो बेसिक आइसोमेरिन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले पाती है चेन आइसोमेरिन। क्या पाती है, चेन आइसोमेरिन। और जो दूसरी आइसोमेरिन पाई जाती है वो पाई जाती है पोजीशन आइसोमेरिन। आप पूरा हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स पर डालोगे तो बेसिकली ये 2 टाइप की आइसोमेरिन पाई जाती है। क्वेश्चन उठता है कि चेन आइसोमेरिन क्या होती है, तब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं आपसे। चेन आइसोमेरिन का मतलब होता है कि जिसकी कार्बन चेन में जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चेन क्या हो, डिफरेंट। कार्बन चेन क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिन। पोजीशन आइसोमेरिन का मतलब क्या होता है, जिनकी कार्बन चेन सेम हो लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अभी जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कौन कर रहा है, एज ए हैलोएल्केन्स कर रहा है, मतलब हैलोजन कर रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन कार्बन चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो पूरे हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में सबसे ज़्यादा अगर आइसोमेरिन पाई जाती है या तो चेन या फिर कौन सी, पोजीशन। ठीक, अभी एग्जाम्पल बनाएंगे तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कौन चेन है और कौन पोजीशन है। तो पहली बात तो अगर कोई पूछेगा तो क्या आंसर देंगे कि 2 टाइप की होती है, चेन और पोजीशन आइसोमेरिन। अब क्वेश्चन क्या था आपका, C5H11Br, इसकी क्या पता करनी है, इसके आइसोमर्स बनाने। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करिए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन से जब आप स्टार्ट करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, तो क्या देखने को मिलेगा, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 में आप ब्रोमीन यहाँ लगा दो एक बार। बाकी आप कार्बन टेट्रावैलेंट होता है सभी जानते हो, उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5, अब की बार ब्रोमीन की पोजीशन मैंने यहाँ चेंज कर दी। तीसरा 1 2 3 4 5, अब की ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ कर ली। अगर आप इन तीनों में देखो तो 5 ही कार्बन की चेन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ सिर्फ पोजीशन ऑफ आपका जो हैलोजन है वही चेंज हुआ है। ये तीनों एक दूसरे के तीसरों के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोजीशन, चेन नहीं, पोजीशन आइसोमेरिन कहलाएंगे। अब आते हैं, ये 5 कार्बन का हो गया। अब थोड़ा सा 4 कार्बन पे आते हैं। 4 कार्बन पे देखिए, तो 3 आइसोमर ये बन चुके। 4 कार्बन की चेन पे आते हैं। 4 कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक जगह ये ब्रोमीन हो गया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक, फिर देखिए ये 4 कार्बन पे है, अब की बार एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ये भी आइसोमर हो गया। ये देखिए एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, हो गया कि नहीं हो गया। 4 कार्बन की चेन पे जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने बता दी। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला 8 आइसोमर्स बनाइए। कितने, अब 4 कार्बन के बाद क्या बचता है, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे आइए, ये देखिए 3 कार्बन का चेन ये बना कि नहीं बना। और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए। चाहे यहाँ ब्रोमीन लगाए, चाहे यहाँ लगाए, चाहे यहाँ लगाए, चाहे यहाँ लगाए, सब एक ही होगा। इसमें तो चेंज नहीं होगा ना भाई, बोलिए। तो एक ये बन गया, 2 3 4 5 6 और एक 7। अब एक आइसोमर और बच रहा है, एक आइसोमर और बच रहा है। क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये बना ही चुका हूं। एक आइसोमर और क्या बनेगा, ये 5 कार्बन की चेन बन गई, ये भी 5 कार्बन का हो गया, एक ये बन गया, ये 4 कार्बन पे हो गया, एक कार्बन चेन इधर हो गई, फिर एक बार यहाँ, ये भी ठीक है। इसमें एक और बन सकता है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन चेन है,
ब्रोमीन को इधर लगा दें। कुल मिलाकर के 8 आइसोमर्स बन गए। क्लियर है? कुल टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने? 8। बाकी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकते हो। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है तो यहाँ कार्बन के साथ कितना सिंगल बॉन्ड बना है तो ये CH3 हो जाएगा। इधर कार्बन के दोनों तरफ 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है तो 2 बाकी है, CH2 हो जाएगा। तो ऐसे आप सेटिस्फाई कर लोगे। लेकिन हमको बनाना था आइसोमर्स, तो आप ऐसे आइसोमर्स बना लोगे। अगर आप देखिए तो ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसको देखा जाए कार्बन चेन, तो ये कार्बन चेन, ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन और ये कार्बन, चारों कार्बन चेन सेम है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, जो हमारा हैलोजन ग्रुप है उसकी पोजीशन हमने चेंज की है। तो ये चारों भी एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? है ना भाई? क्योंकि कार्बन चेन नहीं चेंज की हमने सिर्फ हैलोजन की पोजीशन चेंज की है। तो मैंने जब भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हैलो एल्केन्स में 2 टाइप की आइसोमर पाती है, या तो चेन या तो पोजीशन। तो आपके सामने है कि देखिए सर ये दिखाई दे रहा है कि पोजीशन आइसोमर है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको और इसको कहूँ तो ज़रा देखिए, यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट 5 कार्बन की है, यहाँ कार्बन चेन 3 कार्बन की है। तो कार्बन चेन डिफरेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। इसको देखिए, यहाँ कार्बन चेन 4 कार्बन की है, यहाँ कार्बन चेन कितने की है? 5 कार्बन की है। तो ये सब के सब, ये और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो चेन आइसोमर्स का मतलब क्लियर है क्या? कि जब नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। अच्छा, दूसरा है कि पूछा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो जरा इसको देख लो, जिस कार्बन से ये लगा है उससे डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा? 1, ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है। इसको देखो, इससे 2 कार्बन लगा है तो ये 2 डिग्री है। इससे देखो, इससे भी 2 कार्बन लगा है तो ये भी 2 डिग्री है। इसको देखो, इससे सिर्फ जिस कार्बन से ये जुड़ा है उससे 1 कार्बन लगा है तो ये 1 डिग्री है। इस पर देखिए, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है उस पर कितने कार्बन लगे? 3 कार्बन लगे, तो ये कितना डिग्री है? 3 टर्शियरी हो गया। इसको देखिए, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है वहाँ पे 2 कार्बन है तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इस पर देखिए, ये 1 डिग्री हो गया। और इसको देखेंगे तो ये भी क्या है? 1 डिग्री। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। बाकी IUPAC नेमिंग है, IUPAC नेमिंग आपके लिए बहुत आसान है। आप देख सकते हैं इसका IUPAC नेम बहुत आसान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमोपेंटेन, या 1 ब्रोमोपेंटेन लिखिए या ब्रोमोपेंटेन लिखिए। इसको देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम देखिए 3 ब्रोमोपेंटेन, क्या हो जाएगा? तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया पेंटेन वाला। ब्यूटेन वाला देखो, यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन लगा है और 2 पे मेथिल लगा है, ठीक है? तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो, ये देखिए 1 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। और सबसे लास्ट आपका ये बचा, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यही नंबरिंग है। 1 पे ब्रोमीन लगा है तो 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल और प्रोपेन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दिखाइए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आई होप कि समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि दूंगा। ये क्वेश्चन है NCERT का, C4H9Br के आइसोमर्स बनाने थे। आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br। तो बहुत ही आसान है। देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा आपके सामने है, एक ये हो गया, ठीक है? और उसके बाद ये देखिए, इसको एक यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है? एक ये हो गया, और एक ये हो। तो कुल मिलाकर के आपके सामने इसके आइसोमर्स अवेलेबल हैं 1 2 3 और 4। ये 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है C4H9Br के, जिसमें से ये जो है ये प्राइमरी है क्योंकि इससे डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इससे देखिए, ये इसको देखेंगे तो ये कितना है? सेकेंडरी है। इसको देखेंगे तो ये प्राइमरी है। इसको देखेंगे तो ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कितना है? टर्शियरी। बाकी नेमिंग आपको इजी गोइंग आ रही होगी कि सर इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन, इसका 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल
प्रोपेन। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये 4 कंपाउंड का इसके कंपाउंड अलग अलग बन रहे हैं, जो कि अगर आपसे कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं। देखिए, क्योंकि कार्बन चेंज करें पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन कार्बन चेंज 4 ही कार्बन की है। अगर इन दोनों को कहा जाए तो इन दोनों भी एक दूसरे के कौन से पोजीशन आइसोमर्स है, लेकिन अगर इनको और इनको कंपेयर किया जाए तो ये देखिए 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। ये और ये कहा जाए तो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है और ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो हमको ये कभी कभी क्या होता है, आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है पेपर में कि आइडेंटिफाई द चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा तो करना कुछ नहीं है। देखिए, करना क्या है, आपको सिर्फ इतना लिख देना है, इसको नंबरिंग कर दीजिए A, B, C और D। उसके बाद आप लिख सकते हैं A एंड B आर द पोजीशन आइसोमर्स, C एंड D आर द पोजीशन आइसोमर्स, C विद रिस्पेक्ट टू A एंड B क्या है, चेन आइसोमर्स, D विथ रिस्पेक्ट टू B एंड A चेन आइसोमर्स। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जाते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रिपरेशन। तो हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन, और उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्यों कहेंगे, ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचर ऑफ CX बॉन्ड पूरे हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में हमको हैलोजन की रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये पोलर है कि नहीं पोलर है, ये फाइंड आउट करना है। अगर पोलर होगा तभी ये कंपाउंड, इसके कंपाउंड रिएक्टिव होंगे, अदरवाइज ये इसके कंपाउंड रिएक्टिव नहीं होने वाले। तो कंपाउंड रिएक्टिव है कि नहीं है कैसे पता करेंगे, जरा यहाँ देखिएगा, इसके कंपाउंड रिएक्टिव है कि नहीं कैसे पता करेंगे। आपको ये पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है। उस हिसाब से कहा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के और फिर आयोडीन। तो पोलरिटी बॉन्ड में क्यों राइज हो रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें कौन सी क्या राइज हो रहा है, पोलरिटी राइज हो रही है, और आपका बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं भी हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स हो तो हैलोजन पे हमेशा फ्रैक्शनल नेगेटिव, और उससे जुड़े हुए जो जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा पोलर फ्लोरीन वाला होगा, फिर क्लोरीन वाला होगा, फिर ब्रोमीन वाला होगा और फिर आयोडीन वाला होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछता है पोलरिटी के रिस्पेक्ट में पूछता है, क्वेश्चन है कि अगर हम हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स और इनकी बात करें तो RF, RCl, RBr और RI इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड किसका होगा, तो RF का। ठीक, फिर दूसरा इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलता है, क्योंकि नीचे आने पर साइज बढ़ रही है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करना, हैलोजन इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि आपका हैलोजन की साइज फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये है, कार्बन ये है आपका और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये है, ये आपका हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा ब्रोमीन, ये हो जाएगा आयोडीन। तो अगर आप देखेंगे तो साइज जो है कार्बन के रिस्पेक्ट में नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। तो अगर कहा जाए कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होगी या केमिकली कौन सा बॉन्ड सबसे वीकर होता है, तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीकर होता है, या यूं कह लीजिए आयोडीन इज द आयोडाइड एंड इज द बेटर लिविंग रिएजेंट, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे 4 कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो बेटर लिविंग वही होगा जिसकी साइज बड़ी होगी। छोटा होगा तो वो आसानी से नहीं निकलेगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, आसानी से निकलेगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो पोलरिटी वाला, पोलरिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स की पोलरिटी ज़्यादा होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, तो आयोडीन वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि साइज इसकी ज़्यादा होती है।
तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आयोडीन वाले कंपाउंड्स में आयोडाइड आयन जो है वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया सारे, क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, जो हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं उनमें कुछ स्पेशल पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रिपरेशन एल्कोहल से पढ़ लेंगे, एल्केन से पढ़ लेंगे, एल्कीन से पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जब फ्लोरीन का कंपाउंड पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ जनरल मेथड काम नहीं करता है, वहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ मैं आप बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर बताया था कि हम लोग नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो नेमिंग रिएक्शन यहाँ स्टार्ट होने जा रही है जब हम फ्लोराइड कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब फ्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ एक नेम रिएक्शन आएगा जिसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और ऐसे ही आयोडाइड कंपाउंड्स का जब प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी बनता ही नहीं है, इसके लिए जो रिएक्शन होगा वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन आएगा। कौन सा आएगा? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। जो प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2-3 नेम रिएक्शन आएंगे, बाकी एक टेस्ट आएगा ल्यूकोस टेस्ट। क्या आएगा? ल्यूकोस टेस्ट। तो ल्यूकोस टेस्ट में आपके लिए बेसिक प्रिपरेशन हैलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत आसान है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? एल्कोहल से कैसे हैलोल्केन्स बनाते हैं, उसके बाद हमको पढ़ना है कि एल्कोहल के अलावा एल्केन से हैलोल्केन्स कैसे बनाते हैं। एल्केन से हैलोल्केन्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, हैलोजिनेशन रिएक्शन, अगर याद होगा तो हैलोजिनेशन पढ़ के आए हो। अब हैलोजिनेशन अगर याद हो तो वहाँ पे आप देखते थे कि एक एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता जाता है और उसकी जगह पे एक एक हैलोजन आता जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा था एल्कीन पे, मार्कोनिकॉफ रूल वाला, वो बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे कि पूछ लेगा कि HBr दे देगा, कह देगा एक एल्कीन पे इसको एडिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कभी कभी HBr के साथ पेरोक्साइड लगा देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद करिए, जिसको बोलते हैं खरास इफेक्ट, वो भी यहीं पढ़ेंगे हम। ठीक, तो एल्कीन से जब हैलोल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ेंगे। ठीक, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्वार्ट्ज रिएक्शन और आयोडाइड का रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इतना पढ़ेंगे तो हैलोल्केन्स खत्म होगा। फिर आएगा हेलो एरीन्स, क्योंकि हमको दोनों का प्रिपरेशन पढ़ना है। हेलो एरीन्स में सिर्फ एक नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। और एक गटरमैन रिएक्शन। एक सेंडमेयर रिएक्शन है और एक गटरमैन रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है। ठीक, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल दीजिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हेडिंग डाल दीजिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड लिखे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस alkyl halide is polarized. Alkyl halide is polarized. Alkyl halide is polarized. And carbon atom, ये देखिए carbon atom bears partial positive charge, whereas halogen atom bears a partial negative charge. हो गया भाई? अब ये बना लीजिए, इसको बना लीजिएगा और साथ साथ ये लिख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो कौन होगा? फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला और फिर आयोडीन वाला। सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी? फ्लोराइड कंपाउंड्स की, फिर फ्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। और फिर दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा, साइज ऑफ हैलोजेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो घट जाएगी, नहीं बढ़ेगी। और बेटर लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? लिविंग ग्रुप में समझते हैं ना, जो छोड़ के जाने वाला, जो आसानी से निकल जाए, बेटर लिविंग ग्रुप।
बेटर लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडाइड आयन। और सबसे बेकार बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, फ्लोराइड आयन। क्लियर है, ये बात कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोजेंस पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। अब हम लोग रियल में चैप्टर पे आए हैं, लेकिन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा IUPAC नीमी और प्रिपरेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए। कभी कभार SN1 SN2 की मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो फिर पढ़ेंगे चैप्टर, तो डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो आइसोमेरिज्म पढ़ा था। IUPAC नेमिंग खत्म हो गया था हैलोअल्केन्स और हैलोएरिन्स में। उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेरिज्म टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो बता दिया था मैंने आपको। अब हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। तो पहली हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, नोट करिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। और इसमें भी सबसे पहली हेडिंग डालिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जनरली यूज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी जो पहला ए पॉइंट होगा वो होगा फ्रॉम एल्केन। क्या लिखेंगे, फ्रॉम किससे, एल्केन से। एल्केन से कैसे हम हैलोअल्केन बनाते हैं ये हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, और इसका जो प्रोसेस आपके सिलेबस में है उसको आप कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, या कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन, या सिर्फ जनरल वर्ड लिख के आएगा हैलोजिनेशन। तो वर्डिंग से यहां क्लियर होना चाहिए आपको कि हाइड्रोकार्बन में हमको एल्केन से क्या बनाना सीखना है, हैलोअल्केन, और उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फिर फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। ये प्रोसेस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक की मैकेनिज्म थी, जिसमें आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले बताया था कि 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है इसकी। पहला स्टेप जो होता है वो चेन इनिशिएशन होता है, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन। ये फर्स्ट ईयर में मैकेनिज्म थी आपके सिलेबस में। ठीक, तो यहाँ मैं मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन हम एल्केन से हैलोअल्केन्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ लेगा कि हैलोअल्केन्स को एल्केन से कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है, या फिर पूछ लेगा फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन क्या है। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिएगा और लिखिएगा, लिखिए हैलोअल्केन्स आर प्रिपेयर्ड, हैलोअल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हैलोअल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हैलोअल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम alkanes by direct halogenation, by direct halogenation, by direct halogenation, direct halogenation via free radical mechanism, via free radical mechanism, via free radical mechanism, via free radical mechanism। हो गया भाई? चलिए आइए देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन में नहीं आना है, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे CH3 CH2 CH3, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक। इसका हमको हैलोजिनेशन कराना है। क्या कराना है? हैलोजिनेशन कराना है। अब हैलोजिनेशन देखिए कैसे कैसे लिखा रहता है एरो के ऊपर, यही समझना है, जरा समझ लीजिएगा। HNU लिखा रहे या फिर UV लिखा रहे, UV लाइट लिखा रहे, या फिर हीट लिखा रहे, तो ये तीनों कंडीशन जो है, या फिर सीधे लिखा रहा है सनलाइट लिखा रहा है, या फिर क्या लिखा रहा है? सन लाइट लिखा रहा है। तो HNU हो, UV लाइट हो, हीट का सिंबल हो या सनलाइट हो, ये सनलाइट जो है ये जो है ये अप्रॉक्स 523 केल्विन से लेकर के 673 केल्विन तक हीट करते हैं किसी भी एल्केन को। जब हम X2 के साथ, X2 यहाँ पे क्या है? यहाँ X2 का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन जरा यहाँ समझ लीजिए, फ्लोरीन और आयोडीन इनका रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली X2 का मतलब आप यही कंसीडर करके चलिएगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसके बारे में क्यों कॉम्प्लेक्स है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जब हम X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले हमको ये जानना जरूरी है, आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। क्या? डिग्री ऑफ कार्बन। तो जरा डिग्री ऑफ कार्बन देखिए, ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही है। तो इन तीनों में आइडेंटिफिकेशन में अगर जाओगे तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है और ये 2 डिग्री डिफरेंट है। तो जितने डिग्री ऑफ कार्बन्स होते हैं उतने टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो भी मोनो हैलोजिनेटेड या पॉली हैलोजिनेटेड। मोनो हैलोजन मतलब एक हैलोजन जाके जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl कह रहा हूँ X, क्योंकि X लिया ना हमने, X। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHX CH3। ये देखिए, ये 1 डिग्री वाला भी बन गया एक, दोनों 1 डिग्री सेम था, एक प्रोडक्ट इससे बना और एक इससे बना 2 डिग्री से। तो ऐसे क्वेश्चन के प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होता है, केवल आप डिग्री ऑफ कार्बन देख लीजिए और उस पोजीशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है। अगर कोई पूछे हैलोजिनेशन क्या है, तो हैलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हैलोजन एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन एक्वायर कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? जितने डिग्री ऑफ कार्बन होंगे, ठीक। अगर सेम है, जैसे यहां देखिए दोनों सेम है, तो एक प्रोडक्ट, और ये डिफरेंट है तो इसका दूसरा प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बन गए? 2 प्रोडक्ट बन गए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला क्या कॉन्सेप्ट है सर। तो हैलोजिनेशन में एल्केन और हैलोजन, इनकी बात करें तो हैलोजिनेशन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, फ्लोरीन में सबसे फास्टर होता है, फिर क्लोरीन में होता है, फिर ब्रोमीन में होता है, और फिर किस में होता है? आयोडीन में होता है। सबसे फास्टर हैलोजिनेशन होता है फ्लोरीन के साथ। देखिए, फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो बॉन्डिंग होती है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से तेजी से वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने की वजह से यहाँ एक्सप्लोजन होने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए फ्लोरीनेशन आसानी से नहीं कराते। उसके लिए अभी आप याद करिए, कल मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था उसके लिए अलग से स्वार्ट्ज रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आएगा। तो फ्लोरीनेशन की बात बाद में करेंगे। क्लोरीनेशन आसानी से होता है, ब्रोमिनेशन स्लो होता है। क्लोरीनेशन से ब्रोमिनेशन स्लो होता है। और आयोडीनेशन करने के लिए अलग से डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता भैया। आयोडीनेशन करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला हमको ये जानना जरूरी है कि हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। सबसे फास्ट फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर आयोडीन के साथ। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्लियर है? और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ कार्बन पे। जितना डिग्री ऑफ कार्बन होगा उतना ही प्रोडक्ट बनता जाएगा। फिर अगला पॉइंट बनता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, मेजर मतलब कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, हमको ये जानना है। तो यहां देखिए, ये वाला प्रोडक्ट कितने डिग्री से बना है? 2 डिग्री से बना है। और ये वाला प्रोडक्ट कितने से बना है? 1 डिग्री से बना है। कितने से बना है? 1 डिग्री वाले। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ये जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, 3 डिग्री वाले का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया बनेगा, फिर 2 डिग्री वाले का बनेगा, और फिर 1 डिग्री वाले का बनेगा। तो अगर इन दोनों में कहूं कि मेजर कौन बनेगा, तो 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है।
तो ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। एक मेजर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक, तो अभी इनको अलग से मैं पॉइंट नोट करता हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप केवल ये एग्जांपल नोट करो, यहां से यहां तक, ये पॉइंट्स पूरा यहां तक ये नोट कर लो। फिर ये अलग से पॉइंट लिखवा देता हूं और ये अलग से लिखवा देता हूं, तो अब यह चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन इतनी तरीके से पूछता है। अब आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो यूवी लाइट दे रखा है, यूवी लाइट दे रखा है और सनलाइट दे रखा है, लेकिन कहीं एग्जाम में बोल दिया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल का मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो वर्ड मतलब कहाँ आता है, जहां पे सनलाइट होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी ये जो क्वेश्चन था ये डिस्कस कर दिया मैंने। अगला एक एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन आता है पेपर में, CH3 CH2 CH2 CH3। अब मुझे इसका हैलोजिनेशन करना है। क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है। हैलोजिनेशन में की बार क्लोरीनेशन करना है। ऐसे एरो के ऊपर लिखा हुआ Cl2H2, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डिग्री है, अब ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, नहीं सेम है, एकदम सेम है। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्या सेम है कि नहीं सेम है? क्यों, काउंट करिए तो 1 2, दूसरी पोजीशन पे इधर से आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2। ठीक, तो यहां इसका मतलब डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री वाले 2 हैं और 2 डिग्री वाले 2 हैं, लेकिन सिमिलर है। तो इस चाहे आप इस पे बोर्ड बनाइए, चाहे इस पे बनाइए, चाहे इस पे बनाइए और चाहे इस पे बनाइए। कहने का मतलब एक प्रोडक्ट 1 डिग्री वाले से बनेगा और एक प्रोडक्ट किससे बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 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 Cl। एक प्रोडक्ट ये बना और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Cl और CH3। ये 2 प्रोडक्ट से बनेंगे। देखिए भाई, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिग्री से बना है, 1 डिग्री से बना है सर। ये कितने डिग्री से बना है, 2 डिग्री से बना है। तो मेजर कौन हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जरा समझ लीजिएगा, कहता है कि क्या हैलोजिनेशन प्रोसेस लेबोरेटरी मेथड हो सकता है। क्वेश्चन है, इज हैलोजिनेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग हैलो एल्केन्स इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी मेथड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि लैब में हमेशा प्योर सबस्टेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्योर सबस्टेंस। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हैलो एल्केन्स मिल रहा है। ये देखिए, प्राइमरी एल्केन हैलो एल्केन है और ये कैसा है, सेकेंडरी है। हमको क्या चाहिए, या तो प्राइमरी चाहिए या तो सेकेंडरी चाहिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक साथ दोनों मिल रहा है। तो हैलोजिनेशन प्रोसेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। कोई पूछे व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ हैलोजिनेशन प्रोसेस, तो हैलोजिनेशन प्रोसेस का ड्रॉबैक है कि कोई इसमें मिक्सचर ऑफ हैलो एल्केन्स मिलते हैं, इसलिए हम इस मेथड का यूज लैब प्रिपरेशन में नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं, लैब प्रिपरेशन नहीं करते। तो क्वेश्चन उठता है कहाँ करते हैं फिर, कॉमर्शियल प्रिपरेशन में। कहाँ पे करते हैं, कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल मतलब जहाँ पे हमको इंडस्ट्री में कहीं पे हैलो एल्केन्स का यूज करना है, वहाँ पे इस मेथड का यूज कर लेते हैं, वहाँ पे यूज करेंगे। तो इट इज अ कॉमर्शियल मेथड। हैलोजिनेशन इज अ एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, नॉट लेबोरेटरी मेथड। क्योंकि लेबोरेटरी मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ हैलो एल्केन्स मिलते हैं। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन आइए अगला और करते हैं। ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, चलो। ये देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है CH3 का ट्वाइस CH CH2 CH3। ये क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि इसका हैलोजिनेशन करेंगे तो कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। आइडेंटिफाई करिए प्रोडक्ट और उसका IUPAC नेम लिखिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत होइए। इसका मतलब यही है, CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये है, और इसका क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है। तो हैलोजिनेशन क्या हो जाएगा, Cl2H। अब जब डिग्री ऑफ कार्बन पहले आइडेंटिफाई करिए। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं। अब देखिए 1 डिग्री वाले जो हैं, क्या ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, ये दोनों 1 डिग्री सेम नहीं है। दोनों 1 डिग्री सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, तो ये आपको दिख रहा है
ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 1 डिग्री जो है इसके बगल में दूसरा कोई 1 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये सेपरेट 1 डिग्री है। लेकिन जो ये वाला 1 डिग्री इसके बगल में जस्ट 1 डिग्री है, तो ये दोनों 1 डिग्री सिमिलर है, ठीक। तो इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री ठीक है कि 1 डिग्री 2 और 1 3 है, लेकिन ये दोनों 1 डिग्री सिमिलर है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल है, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों 1 डिग्री जुड़े हुए हैं। तो चाहे हम हैलोजन यहाँ जोड़ें और चाहे हैलोजन यहाँ जोड़ें, लेकिन इस वाले में क्या है, ये डिफरेंट टाइप का 1 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, एक प्रोडक्ट इन दोनों से बनेगा, 2 प्रोडक्ट हो गया। ये देखिए 3 डिग्री वाला है तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, और ये 2 डिग्री वाला तो एक प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। समझ में आया कि 4 क्यों बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे दिया था, हमने इसको एक्सपेंड किया है। प्रोडक्ट क्या क्या बना जरा देख लिया जाए। CH2Cl, CH, CH3, CH2, CH3। दूसरा वाला क्या बनेगा, CH3, CH। देखिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3 डिग्री वाले पे Cl। इसमें देखिए CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3, और सबसे लास्ट वाला जो बनेगा CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl। तो कुल मिला के कितने प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का है, इंटेक्स क्वेश्चन है। बोला है कि इस कंपाउंड का आप क्या बनाइए, हेलोजिनेशन करिए और कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताइए, और उनके आईयूपीएसी नेम लिखिए। क्या लिखिए, आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो कंपाउंड का नेम प्रोडक्ट तो बन गया। अब आप मुझे बताइए इन चारों में सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर मैं इनको आइडेंटिफाई कर दूं A, B, C और D से, तो सबसे ज़्यादा मेजर कौन होगा, जो 3 डिग्री से बना होगा। किससे बना होगा, जो 3 डिग्री से बना होगा। 3 डिग्री वाला कौन सा है, आपके सामने है 3 डिग्री। ये A नहीं हो सकता, ये B वाला देखिए 3 डिग्री है या नहीं, तो ये B जो होगा ये सबसे ज़्यादा बनेगा। उसके बाद फिर कौन बनेगा, 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री वाला कहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है। अब बचा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है या नहीं। क्वेश्चन था कि इन दोनों में कैसे पता करेंगे सर, दोनों 1 डिग्री है। तो फिर देखते हैं कि जहां हैलोजन जाके जुड़ रहा है वहां भीड़ कितनी है, मतलब क्राउडिंग कितनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ सराउंडिंग में कितने लोग हैं। सराउंडिंग में अगर पर्सन ज़्यादा हैं तो मुझ तक अटैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन पर्सन्स को पहले हटाना पड़ेगा। वैसे यहाँ देखो, जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है वहाँ बगल में क्या जुड़ा हुआ है, CH3, मतलब यहाँ पे भीड़ है। लेकिन जरा यहाँ देखो, जहाँ क्लोरीन जुड़ा है उसके बगल में CH3 2 कार्बन छोड़ करके है, तो भीड़ यहाँ पे क्या है, कम है। क्राउडिंग यहाँ पे कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ पे आसानी से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ डिस्प्लेसमेंट आसानी से नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा B बनेगा, फिर C बनेगा, फिर D बनेगा, और देन क्या बनेगा, A बनेगा। कुल मिलाकर के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है, क्यों बनेगा, क्लियर है ना भाई। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन फिर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ है इसी टॉपिक से, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये समझते हैं, आइए। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स का 10.4 है, इंटेक्स का 10.4। क्या क्वेश्चन है जरा ये समझ लीजिए। 10.4 कहता है भैया कि राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ C5H12 दैट इज पेंटेन। C5H12 का आइसोमर लिख के दिखाइए। क्या लिख के दिखाइए, आइसोमर। ठीक है, C5H12 के आइसोमर्स लिख के दिखाने, और फिर उसके साथ क्वेश्चन जोड़ दिया है, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर का। क्वेश्चन क्या जोड़ा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फोटोकेमिकल। देखिए फोटोकेमिकल वर्ड आया कि नहीं आया, जो मैंने अभी ऊपर बोला था, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट। इसमें पहला पॉइंट बोला है, क्या बोला है, सिंगल मोनोक्लोराइड, ए सिंगल ऐसा एल्केन फाइंड आउट करना है जो सिर्फ एक ही टाइप का मोनोक्लोराइड देता है। क्या देता है,
एक ही टाइप का मोनोक्लोराइड देता है। दूसरा क्वेश्चन बोला है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3 कौन सा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। और तीसरा क्वेश्चन बोला है 4 आइसोमेरिक। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को सुनते ही छोड़ देंगे, कहेंगे इतना बड़ा लिखा हुआ है सर, क्या क्या है, मतलब ही नहीं है हमारा। जबकि क्वेश्चन अभी आप देखोगे तो बहुत ही ईजी है। इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, रीडिंग लगाओगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या कहा है कि C5H12 के आइसोमर बनाइए, उसके बाद फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट बताइए कि इनके कौन सा आइसोमर है जो केवल एक टाइप का मोनोक्लोराइड देगा, कौन सा आइसोमर है जो कि 3 टाइप के मोनोक्लोराइड देगा, और कौन सा आइसोमर है जो कि 4 टाइप के मोनोक्लोराइड देगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या पूछ रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डिग्री ऑफ कार्बन पे आइडेंटिफाई करिए कि अगर कोई ऐसा आइसोमर होगा जिसमें सारे के सारे एक ही टाइप की डिग्री ऑफ कार्बन होंगे तो वो एक टाइप का प्रोडक्ट देगा, जिसमें 3 टाइप की डिग्री ऑफ कार्बन होंगे वो 3 टाइप का देगा, जिसमें 4 टाइप के होंगे वो 4 टाइप का देगा। समझ बात आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे। जैसा मान लीजिए बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया और आया हुआ है, आप पेपर में देखोगे तो मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले C5H12 के आइसोमर बनाने हैं। तो C5H12 के आइसोमर देखो, CH3 CH2 CH2 और CH3, एक ये हो गया। दूसरा देखिए CH3 CH2 CH3 CH3 हो गया, 2 हो गया। और एक आइसोमर हो जाएगा CH3 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 और CH3। ये सब तीनों के तीनों आइसोमर ऑफ क्या है, C5H12 है। 3 आइसोमर है। तो एक पार्ट आपका हो गया जिसने वो पूछा था कि C5H12 के आइसोमर बनाइए, बन गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पता करिए कि इन तीनों में से कौन ऐसा है जो सिर्फ एक टाइप के मोनोक्लोराइड देगा। तो परेशान मत होइए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, सब पे डिग्री ऑफ कार्बन लिखेंगे। तो आइए डिग्री ऑफ कार्बन लिखते हैं। इस पे डिग्री ऑफ कार्बन कितना होगा, देखिए ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा भाई, क्योंकि इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, तो ये सारे के सारे क्या है, 1 डिग्री वाले हो गए। इधर देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इसको देखिए ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि आइडेंटिफाई द सिंगल मोनोक्लोराइड, एक ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करिए जो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट देता है। तो वो ऐसा कंपाउंड कहां पे है, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबके आइसोमर्स बना देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सबके डिग्री ऑफ कार्बन लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, इसका क्लोरीनेशन करा दो। सर इसका क्लोरीनेशन करा दिए HNU की वजह से, प्रोडक्ट सिंगल मोनोक्लोराइड वाला मिलेगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। तो सिर्फ एक, चाहे यहां Cl लगाए, चाहे यहां लगाए, चाहे यहां लगाए, चाहे यहां लगाए, सबका मतलब एक ही है। तो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला? इसमें देखिए इसका जब क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो जरा देखो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों सेम है नहीं सेम है, टर्मिनल पे लगे हैं। ये देखिए ये दोनों दूसरे नंबर पे काउंट होंगे, तो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री डिफरेंट है। तो एक प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी एक पे बनेगा, एक प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी एक बनेगा, और एक प्रोडक्ट किसे बनेगा, इस पे। अब आप कहेंगे सर 2 डिग्री वाले तो तीनों हैं, तो कहें आप एक प्रोडक्ट बनाइए। भैया इस नाते बना रहे हैं, काउंटिंग करोगे तो 1 2 है ये, और इधर से करोगे तो 1 2 है, तो ये दोनों सेम है, नंबरिंग में आ रहा है। लेकिन ये तीसरे नंबर पे आ रहा है 2 डिग्री वाला, तो कैसे सेम हो जाएगा? तो इसलिए एक प्रोडक्ट बनेगा इस 1 डिग्री और इस 1 डिग्री वाले से, एक प्रोडक्ट बनेगा इस 2 डिग्री वाले से, इस 2 डिग्री वाले से, मतलब इसमें क्या कि एक बनेगा और एक इस 2 डिग्री वाले से बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बने यहाँ पे, 3। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, और एक ये, तो कितने प्रोडक्ट बने, 3। तो दूसरा क्वेश्चन आपका था कि ऐसा हेलो एल्केन्स आइडेंटिफाई करिए जो कितने टाइप के प्रोडक्ट देता है, 3 टाइप के। तो 3 टाइप्स के देने वाला हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2
CH2Cl पहला। दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH2 CH3 बन गया। और तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। कितने टाइप के बन गए? 3 टाइप के। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा बोला है ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करिए आइसोमर का जो 4 टाइप के प्रोडक्ट देता हो। कितने के? 4 टाइप्स के। अभी मैं लगवाया हूँ ये क्वेश्चन आपको, अभी आप थोड़ी देर पहले लगवाया हूँ, जस्ट पहले। यहाँ देखिए ये दोनों 1 डिग्री एक टाइप के हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक 1 डिग्री ये वाला हो गया, तो दो इन दोनों से एक प्रोडक्ट, इससे एक प्रोडक्ट। ये देखिए 3 डिग्री वाला, इससे एक प्रोडक्ट और एक इससे। कितने प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे? बोलिए 4 हुए कि नहीं हुए? बोलिए भाई 4 प्रोडक्ट हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? अभी जस्ट बताया हूँ आपको। CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl। एक इस 1 डिग्री वाले में से हो गया। अरे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये 1 डिग्री वाला हो गया, 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट नहीं है। CH3 CH2 C, यहाँ पे Cl हो जाएगा, ये CH2 और ये CH3। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए, एक प्रोडक्ट ये बन गया। और सबसे लास्ट में कौन सा बचा? ये 1 डिग्री वाला बचा है। कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल गए? 4 टाइप। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार रिपीट हुआ है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले C5 एस्टोल के आइसोमर बनाने हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है? सबके क्या फाइंड आउट करने हैं? डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद आपको दिखा देना है कि सर A से सिंगल टाइप प्रोडक्ट मिलता है, B से 3 टाइप प्रोडक्ट मिलता है और C से 4 टाइप प्रोडक्ट मिलता है। मिला कि नहीं मिला? बस क्लियर हो गया? तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हैलोजिनेशन पे जितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। एक क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, वो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे में आपको डिस्कस करूंगा। नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is used during the iodination give reason with suitable reaction। आपको यहां पर रीजन लिखना है विथ सुटेबल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जब हम क्या कराते हैं, आयोडीनेशन कराते हैं, तो क्या आयोडीनेशन डायरेक्ट हो जाता है? तो होता तो डायरेक्ट है, लेकिन उसके लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जब मैं एल्किल, ये एल्केन है, हेलो ये एल्केन है, एल्केन को जब मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो प्रोडक्ट ये बनता है RI+HI। तो बताइए प्रोडक्ट पूरा बन पाया? आयोडीन में से एक पार्ट निकल कर गया, हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो हमारा प्रोडक्ट पूरा बना नहीं। रियल में जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो रियल रिएक्शन ये होता है RH+I2, और ये रिएक्शन ऐसे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल और हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो बनेगा क्या? RI+HI। तो क्या हुआ? हम तो आयोडीन यूज किए थे कि पूरा का पूरा हेलोल्केन्स बनाएंगे या आयोडोएल्केन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है?
वो आधा पार्ट HI में कन्वर्ट हो जा रहा है और रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक है। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ये HI बना है इसको हम फिर से अगर I2 में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, I2 में कन्वर्ट कर दें, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड एक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा तो आयोडीन ज़्यादा मात्रा में इससे रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3। क्या करेगा HiO3? HI और HiO3 आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स H2O प्लस I2। रिएक्शन जरा सा बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन है तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया तो ये 1 है तो ये 5 HI हो जाएगा और आयोडीन देखिए 5 और 1 6 हो गया तो ये 3 I2 हो जाएगा। तो उसने किया क्या, ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने हमारे HI जो कि रिएक्शन में HI बन रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, I2 में कन्वर्ट कर दिया। तो I2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ये बढ़ जाएगा तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड एक्शन में। हमारा आयोडीन एल्किल आयोडाइड या यूँ कह लीजिए आयोडो एल्केन और ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा। तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं तो आप बोलेंगे आयोडीनेशन हमेशा अकेले नहीं कराते, आयोडीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने का फायदा क्या होता है, जो रिएक्शन में HI बना है वो फर्दर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में। आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, पूरा का पूरा आयोडीन एल्केन्स को किस में कन्वर्ट करता है, RI में कन्वर्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने का मेन उद्देश्य है HI को किस में कन्वर्ट करना, I2 में कन्वर्ट करना। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज किए, क्लियर हो गया। ये क्या करता है जो HI बना था उसको किस में करता है, I2 में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड एक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। भाई आयोडीन बढ़ जाएगा तो फॉरवर्ड एक्शन में रिएक्शन होगा तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग द preparation of iodoalkane because it oxidized the hydrogen iodide। ये देखिए HI जो बना था, it oxidized the hydrogen iodide into iodine, it oxidized the hydrogen iodide into iodine, hydrogen iodide into iodine, और जब आयोडीन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आयोडीन, and hence shift the equilibrium in the forward direction, shift the equilibrium in the forward direction, in the forward direction। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स की टॉपिक यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा टोटल। एक बार जाकर के फिर से हेलोजिनेशन टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइसोमेरिज्म और ये प्रिपरेशन हेलोल्केन्स हेलोरिन्स का जितने क्वेश्चन बनते थे एक बार फिर से आपको दिमाग दिलाता हूँ। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा पूछता है रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, तो मैंने बताया 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पुटअप करता है वो क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि कोई एक कंपाउंड दे देगा, कह देगा उसका आइसोमर बनाइए और उससे कितने मोनो एल्केन्स बनते हैं। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, 3 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से तैयार कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।